हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 6 के चौथे चैप्टर मानचित्र के विषय में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हम जानेंगे मानचित्रों के प्रकार कौन-कौन से हैं, जिसमें थीमेटिक मैप्स कौन-कौन से होते हैं, इसके विषय में भी हम जानेंगे। फिर मानचित्रों के पैमाने के संदर्भ में भी हम जानेंगे कि जैसे छोटे पैमाने के मानचित्र कौन से होते हैं, बड़े पैमाने के मानचित्र कौन से होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हम मानचित्र की दिशा के संदर्भ में भी बात करेंगे और बात करेंगे प्रतीक चिन्ह, जिन्हें हम रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। ये कौन-कौन से होते हैं और कौन-कौन से प्रतीक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि रेखा चित्र और खाका में क्या अंतर होता है और ये मानचित्र से किस प्रकार अलग होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र पृथ्वी की सतह का या इसके किसी एक भाग का एक पैमाने के माध्यम से चपटी सतह यानी कि कागज पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र को उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात किस स्थान का मानचित्र बनाना है, कितनी जानकारी देनी है, वगैरह वगैरह। तो इस आधार पर पूरी पृथ्वी का भी मानचित्र बनाया जा सकता है और किसी एक देश का या फिर एक गांव का मानचित्र भी बना सकते हैं। जैसे कि पटवारी के पास गांव के जमीन के मानचित्र होते हैं, इन्हें भू संपत्ति मानचित्र भी कहते हैं। हालांकि धरातल की जानकारी ग्लोब भी देता है, लेकिन मानचित्र ग्लोब से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे ग्लोब में कम जानकारी होती है और मानचित्रों में विस्तृत जानकारी होती है। यहाँ पर जानकारी से हमारा तात्पर्य है कि किसी देश या स्थान के भीतर कौन कौन से तत्व दिखाने हैं, जैसे सड़कें, मकान, खेत, जंगल वगैरह वगैरह। तो ये सब मानचित्रों में ज्यादा विस्तृत रूप से हम बता सकते हैं कंपैरेटिवली ग्लोब के। ग्लोब में एक निश्चित स्केल होता है, एक निश्चित पैमाना होता है, लेकिन मानचित्रों के स्केल को छोटा बड़ा किया जा सकता है, जिससे हम जानकारियां घटा बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम मानचित्रों को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ग्लोब एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मानचित्रों को अलग अलग प्रकारों से बनाया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं मानचित्रों के प्रकार। देखिए, वैसे तो बड़ी कक्षाओं में मानचित्रों के प्रकारों को विस्तृत रूप से बताया जाता है, परंतु छोटी कक्षाओं में विषय को आसान बनाने के लिए हम मानचित्रों को दो भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 पर है भौतिक मानचित्र और नंबर 2 पर है राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक वातावरण के तत्व दर्शाए जाते हैं, जैसे मौसम मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मृदा मानचित्र, उच्चावच मानचित्र और वनस्पति मानचित्र। ये सभी प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं, जबकि राजनीतिक मानचित्र के अंदर हम देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाते हैं, राज्यों की प्रांतीय सीमाओं को दर्शाते हैं और जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जैसे राजधानी नगर और जो अन्य प्रमुख नगर होते हैं, उन नगरों को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हम मोटे तौर पर मानचित्रों को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। परंतु इनके अलावा हम एक विशेष प्रकार के मानचित्रों की बात करेंगे, जिन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए, उन सभी मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं जिनमें कुछ विशेष जानकारियां होती हैं और जिन्हें विशेष ज्योग्राफिकल पैटर्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ज्योग्राफिक पैटर्न यानी कि थीम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि आमतौर पर मानचित्र में आसानी से प्रदर्शित नहीं हो पाती। जैसे हम बात करेंगे उच्चावच मानचित्र की। उच्चावच मानचित्र में ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1000 से कम मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र, 1000 से 2000, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई और इसी तरीके से ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और इन ऊंचाइयों को अलग अलग रंगों से हम दर्शाते हैं। जैसे 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जितने भी क्षेत्र हैं, वो सभी नीले कलर से प्रदर्शित हैं और 1000 मीटर से कम जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं, वो सभी लाल रंग से प्रदर्शित हैं। तो जैसे जैसे उच्चावच बदलता जाएगा, उच्चावच की थीम यानी कि कलर भी बदल जाएगा। जैसे इस मानचित्र में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई को नारंगी रंग से प्रदर्शित किया गया है। तो ये नारंगी रंग यहाँ पर प्रदर्शित है। तो ये सारा का क्षेत्र 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है, परंतु 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र पीले रंग से प्रदर्शित है। तो ये जितना भी पीला क्षेत्र है, ये 2000 से 3000 की मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र दर्शा रहा है। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों को अलग अलग रंगों से यानी कि ज्योग्राफिक पैटर्न से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम जनसंख्या को और वनस्पति को और ऐसे ही सभी फैक्टर्स को जब हम अलग अलग ज्योग्राफिक पैटर्न के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र में जानकारियां आसानी से प्रदर्शित होती हैं, जो कि आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं।
अब बात करते हैं मानचित्रों के घटक की। तो मानचित्र के 3 मुख्य घटक हैं। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 दिशा और नंबर 3 प्रतीक चिन्ह, जिन्हें हम रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। नंबर 1 दूरी। देखिए यहाँ पर 2 जगहों की दूरी को काउंट किया जाएगा। पहला तो है धरातल की वास्तविक दूरी और दूसरा है कागज की दूरी। अब धरातल की वास्तविक दूरी कितने ही किलोमीटर क्यों ना हो, उसका कोई अंत नहीं, लेकिन कागज का अपना एक निश्चित अनुपात होता है। इसमें हम ज्यादा लंबी दूरी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए हम एक पैमाने का चुनाव करते हैं। पैमाना बेसिकली धरातल की वास्तविक दूरी और कागज पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात होता है। जैसे मान लो आपका घर ए स्थान पर है और बी स्थान पर आपका विद्यालय है और ए से बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का लंबा कागज मिलना असंभव है। इसीलिए हम पैमाने का प्रयोग करते हैं और हम मान लेते हैं कि कागज पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। ये हमने मान लिया। तो इस प्रकार 10 किलोमीटर की दूरी 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित होगी। तो आपके मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो यदि आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैमाने के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 छोटे पैमाने के मानचित्र और नंबर 2 बड़े पैमाने के मानचित्र। छोटे पैमाने के मानचित्र पर छोटी या कम जानकारियां प्रदर्शित होती हैं, जबकि बड़े पैमाने के मानचित्र पर बड़ी या ज्यादा जानकारियां प्रदर्शित होती हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसके 2 बच्चे हैं और उसे अपने दोनों बच्चों में अपनी जमीन का बंटवारा करना है। तो उसके दोनों बच्चों के पास जमीन का आधा आधा हिस्सा हो जाएगा, जिसे हम 1/2 के रूप में लिख देते हैं। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है बी नाम का और उसके 4 बच्चे हैं। तो जब चारों बच्चों में जमीन का बंटवारा होगा तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 जमीन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए व्यक्ति वाले बच्चों के पास जो जमीन होगी वो बी वाले बच्चों से ज्यादा होगी, यानी कि 1/2 निश्चित रूप से 1/4 से बड़ा होगा। अब हम इसे पैमाने के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए अब हमारे पास 2 पैमाने हैं, 1/2 और 1/4। तो निश्चित तौर पर ए वाले की मापनी बड़ी होगी क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी जगह कवर होगी और इससे ज्यादा जानकारियां प्राप्त होंगी, जबकि बी वाले की मापनी छोटी होगी क्योंकि उसके पास कम जगह उपलब्ध होगी और इससे कम जानकारियां ही जुटा सकेंगे। तो 1/2 और 1/4 में बड़ी मापनी 1/2 होगी और छोटी मापनी 1/4 होगी। इसी प्रकार 1/500 और 1/1000 में बड़ी मापनी 1/500 होगी और छोटी मापनी 1/1000 होगी। हमें हमेशा 1/2 और 1/4 का उदाहरण ध्यान रखना होगा और ये समझना होगा कि 1/2 निश्चित तौर पर 1/4 से बड़ा होता है। तो इसी प्रकार 1/500 निश्चित तौर पर 1/1000 से बड़ा होगा। ऐसा ही अन्य सभी प्रकार के मापनियों की आपस में तुलना करके देख सकते हैं कि कौन मापनी बड़ी है और कौन छोटी मापनी है। जैसे दीवार में टके मानचित्र की तुलना जब एटलस के मानचित्र से करें तो निश्चित तौर पर दीवारी मानचित्र में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी बजाय एटलस मानचित्र के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम इनके स्केल को देखते हैं तो हमें पता चलता है दीवारी मानचित्र का स्केल है 1:46 लाख सेंटीमीटर और जब हम इस 46 लाख को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर में 46 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो वहीं पर जब हम एटलस मानचित्र की मापनी को देखते हैं तो इसमें 1 सेंटीमीटर धरातल के 165 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो निश्चित तौर पर दीवारी मानचित्र की मापनी एटलस वाले मानचित्र की मापनी से ज्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं दिशाओं की। सामान्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। प्रधान दिग्बिंदु, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। इसके अलावा बीच की 4 दिशाएं भी हम निकाल सकते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट यानी एनई के रूप में लिखते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच हम साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व भी लिख सकते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा, और वेस्ट यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्हों की।
मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक चिन्ह। इन्हें रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। मानचित्र के अंदर कुछ विशेष चिन्हों और रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन में जो बड़ी लाइन है उसके लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जो मीटर लाइन है उसके लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, और रेलवे स्टेशन के लिए हम इस चिन्ह के साथ RS का प्रयोग करेंगे। ये चिन्ह कभी बदलते नहीं हैं। ये सभी मानचित्रों में ऐसे ही चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पक्की सड़क के लिए हम हमेशा इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे, और कच्ची सड़क के लिए हम इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। नदी का सिंबल हम हमेशा मानचित्र में ऐसे ही बनाएंगे। कुएं का सिंबल इस प्रकार से बनाएंगे। पोस्ट ऑफिस के लिए हम PO ही लिखेंगे। कब्रिस्तान के लिए हम ये वाला सिंबल बनाएंगे। घास के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी सिंबल्स को रूढ़ चिन्ह कहते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। इन चिन्हों के अलावा हम कुछ रंगों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे जो ये नीला रंग है, तो नीला रंग हमेशा जलाशय के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी से संबंधित जो भी स्थलाकृतियां मौजूद हैं उन्हें हम नीले रंग से प्रदर्शित करेंगे। हरा रंग वनस्पति के लिए प्रदर्शित होता है। पीला रंग कृषि के लिए प्रदर्शित होता है। जितने भी लाल रंग प्रयोग किए जाते हैं मानचित्र में, वो सभी मैन मेड एरिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे मकान हैं, सड़कें हैं, रास्ते हैं, तो वो सभी लाल रंग से प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार हम मानचित्र में कुछ विशेष चिन्हों और रंगों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं रेखा चित्र की। देखिए, एक कच्चा आरेख ही रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र में ना तो कोई मापनी होती है और न ही कोई दिशा, बल्कि याददाश्त पर आधारित एक काल्पनिक आरेख होता है। जैसे आपको अपने दोस्त के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो वो आपको कागज पर एक सुविधाजनक आरेख खींचकर बताएगा कि उस तक कैसे पहुंचे। तो उस आरेख को ही रेखा चित्र कहते हैं। खाका खाका किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है, जिसमें डिटेल्ड में जानकारियां होती हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े पैमाने के मानचित्र में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। तो इसके लिए बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे खाका कहते हैं। तो ये हमारा चौथा चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।